वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर संबंधित कार्य करते हैं। आपको पता होगा कि मार्च महीना चल रहा है और फरवरी महीने के जो भी सैलरी बिल है, अधिकांश लोगों के बिल पास हो चुके हैं, टीवी नंबर जारी हो चुके हैं। तो मार्च महीने में आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ताकि जब भी मार्च का जो वेतन दे अप्रैल बनेगा या बिल प्रोसेस होंगे, ऑटो प्रोसेस होंगे, उसमें क्या-क्या सावधानी रखनी है ताकि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। और इम्पोर्टेंट बातें जो फरवरी के वेतन बिल से संबंधित कुछ जानकारी है, वो भी मैं आपको साझा करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको पे मैनेजर पे आकर के चेक कर लेना है कि आपके जो भी फरवरी के बिल है, वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ ऑथराइज़ेशन में जाएँगे और ऑथराइज़ेशन में जाने के बाद में आपको यहाँ व्यू बिल स्टेटस में आपको फरवरी माह सेलेक्ट करके सैलरी सेलेक्ट करना है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये सारे, जैसे मैं हमारे बात बता रहा हूँ, तो यहाँ सारे बिल्स है। यहाँ ट्रेजरी फॉरवर्ड है और टीवी नंबर सबके असाइन हो चुके हैं, यानी ये बिल सारे है पास हो चुके हैं। अब ये एक काम तो ये हो गया। अगर मान लो किसी कार्मिक का, आपके डीडीओ के अंडर में किसी कार्मिक का पेमेंट बकाया है फरवरी तक का, किसी भी महीने का, जनवरी का, दिसंबर का, तो सबसे पहले तो आपको वो बिल है अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के सैलरी का जो भी रिक्वेस्ट है वो जनरेट करना है। और 1-2 दिन में वो बिल है वो पास हो जाएगा, ऑटो प्रोसेस होकर के ये काम हो जाए। उसके बाद में आपको अगले जो माह यानी मार्च महीने का जो वेतन है, उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मार्च के ऑटो बिल प्रोसेस होने से पहले निम्न अपडेट पे मैनेजर पे कर लें। पे मैनेजर पे क्या क्या अपडेट करना है? सबसे पहले सभी कार्मिकों की एसआई, जीपीएफ और आरजीएसएस की कटौती निर्धारित स्लैब के अनुसार चेक कर लें। अब समस्या क्या आती है कि कई बार लोगों के किसी महीने में एसी भी लगी, कोई इंक्रीमेंट लगा या किसी कारण से बेसिक चेंज हुआ है, और उसकी जो एसआई की स्लैब है या जीपीएफ की स्लैब है या आरजीएसएस की स्लैब अगर चेंज हो रही है और अपन उसको अपडेट नहीं करते हैं, तो ट्रेजरी द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। और किसी बिल में मान लो 10 या 15 कर्मचारी है किसी भी एक ग्रेड में, और वहाँ एक की भी ऑब्जेक्शन लग जाएगा तो पूरा बिल ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो ये समस्या नहीं आए, तो इससे पहले सभी डीडीओ या जो भी पे मैनेजर पर काम करने वाले कार्मिक हैं, उन सभी का कर्तव्य है कि वो एक बार सारे चीज़ें चेक कर लें। और आयकर की कटौती है, अब उसको वापस एडिट करना है। अब एडिट कैसे करना है? मान लो किसी कार्मिक ने फरवरी तक आयकर है वो जैसे शुरुआत में कम कटाया और दिसंबर जनवरी फरवरी माह में 20-20 हज़ार 25 हज़ार टैक्स कटवाया है, लेकिन वो चाहता है कि अगले वित्तीय वर्ष से यानी 1 मार्च से, यानी जो मार्च की सैलरी से वापस उस इनकम टैक्स को कम किया जाए, जैसे 5 हज़ार 2 हज़ार जितना भी करना है। तो एक तो वो अपडेट करना है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि कार्मिक अपने पर्सनल आईडी से रिक्वेस्ट है वो डीडीओ को भेजे और डीडीओ उसको एक्सेप्ट कर ले, तो जो उसकी जो एम्प्लॉय बेसिक पे डिटेल्स है उसमें वो अपने आप चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, कोई ज़्यादा काम नहीं करना है। लेकिन ये काम है 1 से 10 तारीख तक ही होगा। आप पर्सनल आईडी से जनरेट, अगर आप कटौती का जो जनरेट करना चाहते हैं अगर रिक्वेस्ट, तो आपको 10 तारीख तक करना है। 10 से बाद में पर्सनल लॉगिन से आप कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। जैसे कि मैंने 1-2-4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि इनकम टैक्स की कटौती के लिए आपको पर्सनल पे मैनेजर में जाके कैसे करना है, और ये कार्य 10 तारीख से पहले पहले करना है। और 1 से 10 के बीच में जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे वो 11 तारीख को आपके पे मैनेजर पे शो हो जाएगा, मेन पृष्ठ पे में वो जो भी ओपनिंग पेज होगा उस पर आपको उसको चेक करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो वो कटौती है वो सही हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अगर मान लो 10 तारीख निकल चुकी है, आज जैसे 14 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब क्या तरीका है? तो अब डीडीओ के पास में डीडीओ लॉगिन से एम्प्लॉय के पे डिटेल्स में जाकर के वहाँ जाकर के आप इनकम टैक्स की कटौती को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। तो अब आपको अपने डीडीओ से संपर्क करके ये काम करना है। 1 से 10 तारीख तक कार्मिक अपने स्तर पे कर सकता था। तो ये तो हो गया इनकम टैक्स से संबंधित। अब एसआई और जीपीएफ और आरजीएसएस, तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी स्लैब्स क्या चल रही है, क्योंकि आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको स्लैब की आवश्यकता पड़ेगी। खास करके अगर मान लो किसी का बेसिक चेंज हुआ है, तो नई स्लैब के अनुसार उसका एसआई का, जीपीएफ की या आरजीएसएस की कटौती को चेंज करनी है या नहीं। तो जैसे यहाँ एसआईपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे राजस्थान सरकार की, तो यहाँ आपके सामने यहाँ पे स्लैब एंड प्रीमियम रेट्स की टेबल लिखी हुई मिलेगी आपको। इसमें अप टू 22,000 रुपये, अगर आपकी बेसिक किसी कार्मिक की बेसिक पे 22,000 रुपये तक है तो उसको 800 रुपये एसआई के कटवाने हैं। लेकिन मान लो कोई कार्मिक है जो 22,000 में था, लेकिन उसकी बेसिक बढ़ करके 22,100 200 या कोई भी 22,000 से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक उसका प्रीमियम 800 एसआई का चल रहा है, तो आपको सबसे पहले उसको जैसे 22,001 से लेकर के 28,500 तक 1,200 रुपये करना है। इसके लिए आपको पे मैनेजर पे या तो एम्प्लॉय पर्सनल रिक्वेस्ट भेज करके कर दे तो ठीक है, और अगर नहीं रिक्वेस्ट भेजी है, 10 तारीख जा चुकी है, तो आपको
अपने डीडीओ लेवल से इसको सही करना है। इसी तरह से 28,501 से लेकर के 46,500 तक आपको 22,000 रुपये मिनिमम करना है। 46,501 से लेकर के 72,000 तक 3,000, और 72,000 से अधिक अगर किसी का बेसिक है तो आपको 5,000 रुपये अनिवार्य रूप से उसकी एसआई की कटौती के रूप में काटना है। एसआई के बारे में और भी जो नियम है वो भी आगे बताऊंगा कि उम्र के हिसाब से किसके चेंज नहीं होगा। और अगर मान लो कोई कार्मिक है मैक्सिमम लेना चाहता है उसकी डिडक्शन, तो वो 7,000 है, लेकिन वो कैसे है कि जो भी निर्धारित स्लैब है उससे 2 स्लैब आगे ले सकता है। मान लो यहाँ जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी कार्मिक का मूल वेतन 28,501 से लेकर के 46,500 है, या मान लो 30,000 रुपये, तो इसी रेंज में आएगा, तो उसकी न्यूनतम कटौती 22,000 करवानी है। लेकिन वो चाहे तो 3,000 भी करवा सकता है और चाहे तो 5,000 करा सकता है। लेकिन इसके लिए कार्मिक को अपने जो भी पर्सनल लॉगिन से SIP ऐप में जाकर के अधिक घोषणा पत्र भरना पड़ेगा, यानी कि उसकी कटौती को जो बढ़ाने का, जैसे 3,000 से 5,000 करना चाहता है तो बढ़ाने का जो भी है वो घोषणा उसको करनी पड़ेगी, और वो घोषणा करके उसको ऑनलाइन सबमिट करेगा, और उसकी हार्ड कॉपी है आपको, यानी DDO से आपको वहाँ देगा, और उस कॉपी के आधार पे आपको उसकी जो बेसिक में जो पे इसकी SI की जो कटौती है वो आपको एडिट करनी है, वो बढ़ा लेना है। दूसरा, मान लो किसी कार्मिक का स्थायीकरण हो चुका है और वो SI की कटौती शुरू करवाना चाहता है, तो सबसे पहले तो आपको उसके जो अस्थायी पॉलिसी नंबर है वो एंटर करवाने पड़ेंगे, नहीं तो पैसा बिना पॉलिसी नंबर के पैसा जाएगा कहाँ, ये भी एक समस्या रहेगी। तो अगला जो आपको क्या करना है वो मैं बता दूं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ था कि जिन कार्मिकों ने अपनी इच्छा से SI की कटौती स्लैब से 1 स्टेप या 2 स्टेप अधिक बढ़ाने के लिए अधिक घोषणा पत्र SSO ID से ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, तो उनके घोषणा पत्र के अनुसार PM पर, यानी पे मैनेजर पर SI की कटौती को एडिट कर देवे। यानी मान लो जैसे 3 से 5 किया तो वो पे मैनेजर पे भी आपको 3 से 5,000 करनी है, लेकिन उसके लिए कार्मिक है वो अपने साइन किया हुआ प्रिंट जो भी घोषणा पत्र है जो अधिक घोषणा पे है, हालांकि वो सीधा ऑनलाइन SIP ऑफिस में जाएगा, लेकिन उसकी एक हार्ड कॉपी है वो DDO के पास आएगी, तब DDO उसके आधार पर इसको एडिट कर देगा। दूसरा, स्थायीकरण के बाद जिनकी पहली बार SI की कटौती मार्च 2023 से हो रही है, तो कार्मिक द्वारा SSO ID से प्रथम घोषणा पत्र सबमिट करावें। इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपको पहली बार अगर आप की SI की कटौती करनी है, आपका स्थायीकरण हो चुका है, तो आपको प्रथम घोषणा किस तरीके से सबमिट करनी है, और उसी के अनुसार पे मैनेजर पे आप उसकी जो डिडक्शन है वो शुरू करनी है। अगर अधिक घोषणा है तो एडिट करनी है, क्योंकि पहले से कुछ चल रही थी उसको बढ़ाना है, लेकिन मान लो पहली बार कटौती करवाना है तो उसको ऐड करना है कटौती को। अब कटौती को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे जिनकी पहली बार ऐसे कटौती हो रही है वो पहले DDO लॉगिन से SIP पोर्टल पर प्रोफाइल को अपडेट करें। अपना जो भी प्रोफाइल है वो DDO लॉगिन से अपडेट करावें, और जिसमें उसका जो बेसिक वेतन वगैरह है या जो भी इसकी सैलरी की जो है जैसे स्थायी अस्थायी, तो वो सारी चेंज कर दें, अपडेट कर दें। और उसके बाद में स्कीम में SI के अस्थायी पॉलिसी नंबर 03/2023, यानी कि जैसे तीसरे महीने से शुरू करें तो 03 और 2023 साल है तो 2023, ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी नंबर है। इसको एडिट करके और नॉमिनी डिटेल्स इसमें ऐड करनी है। नॉमिनी डिटेल्स में आपको जो भी शेयर है वो भी आपको उसमें बताना है। जैसे मान लो वाइफ है, हस्बैंड है, या किसी के अविवाहित है तो उसके भाई, माता पिता, बहन, जिसके भी नाम से वो नॉमिनी जिसको करना चाहे उसके नॉमिनी के फेवर में 100%, 50%, जो भी राशि वो करना चाहे वो वहाँ से अपडेट कर दें, नॉमिनी अपडेट कर दें। और उसके बाद में फिर कार्मिक के पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से SI के जो नंबर है उसको रिक्वेस्ट को जनरेट करना है, और जनरेट करने के बाद में उसको फॉरवर्ड टू DDO करना है, और DDO फॉरवर्ड होने के बाद में DDO से वो फॉरवर्ड है HOD को होगी, और HOD से अप्रूव होने के बाद में जो पे मैनेजर पे उसके अस्थायी नंबर है वो शो हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको उसकी SI की जो भी डिडक्शन है वो करनी है। अब SI की डिडक्शन में एक समस्या और आ रही है जो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप किसी कार्मिक के बेसिक पे में जा रहे हैं और वहाँ से आप अगर उसको एडिट करना चाहें तो नहीं होगा। उसका मैंने वीडियो पिछले साल भी बनाया था, इस बार भी उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको बल्क डिडक्शन में जाना है। तो उससे जैसे पे मैनेजर जो ये आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से जो पे मैनेजर का जो मास्टर है, मास्टर के बाद में बिल ये प्रोसेसिंग, और इसमें जा करके आपको सैलरी प्रिपरेशन में बल्क डिडक्शन में जाना है। और बल्क डिडक्शन में आप जैसे जाएंगे तो बल्क डिडक्शन में जाने के बाद में आपको ये यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा ये नहीं होगा। और इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं अगर आपकी समस्या आती है तो। तीसरा अगला जो पॉइंट है, 1 अप्रैल या उसके बाद जब मार्च 2023 के बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएं तो उसे अच्छी तरह से चेक कर लें, और एब्सेंटी के साथ साथ प्रथम और अधिक घोषणा पत्र की एक PDF बना करके बिल में अपलोड करनी है। जैसे ही मान लो
बिल है, अब जैसे मार्च महीना चल रहा है तो अक्सर मार्च महीने के बिल है वो सैलरी के जो बिल है वो 1 अप्रैल या उसके बाद जनरेट होते हैं। अगर पहले हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 अप्रैल के बाद में जनरेट होंगे। तो तब आपको एक तो अपने एब्सेंटी यानी जो एब्सेंटी जो हर महीने पे मैनेजर के साथ में या बिल के साथ में आप जो भी अपलोड करते हैं GA90 वो आप तैयार रखें। इसके अलावा जिन कार्मिक ने अपना SI का प्रथम घोषणा पत्र घोषित किया या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का जो भी रिक्वेस्ट भेजा है, जो आदेश आपको कार्मिक ने DDO को दिया है, उसके PDF बना करके संबंधित जो भी बिल है, जिस ग्रुप में बिल है, उस कार्मिक के उसमें आपको अपडेट करना है। और अपडेट में वहाँ ऑप्शन भी आएगा, अधिक घोषणा पत्र का भी ऑप्शन होगा, फर्स्ट डिक्लेरेशन का भी ऑप्शन होगा। तो उसी निर्धारित कॉलम में आपको ये PDF बना करके बिल में अपलोड करनी है। और जिनके 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा हो गया है एवं किसी कारण से स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए हैं, उनके स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद में एरियर से SI की प्रथम कटौती मार्च महीने से ही करें और उस समय ही घोषणा पत्र भरें। यानी कि मान लो अगर प्रोबेशन तो पूरा हो गया जैसे फरवरी या जनवरी में, लेकिन अभी तक स्थायीकरण के आदेश नहीं निकले हैं, तो जब भी आदेश निकले आपको SI की कटौती है वो मार्च महीने से शुरू अनिवार्य रूप से करनी है। SI की कटौती हमेशा मार्च महीने से शुरू होती है, दूसरे किसी महीने से आप इसको शुरू नहीं कर सकते, ना उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो भी बदलाव करना है या पहली बार अगर शुरू करनी है तो मार्च महीने से ही करनी है। अगर मान लो आपका दिसंबर में स्थायीकरण होता है तो आगामी मार्च है उसमें आपको ये करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो आपका दिसंबर जनवरी स्थायीकरण हो चुका था लेकिन आगामी मार्च तक आपके आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो जब भी आदेश जारी हो आपको SI की कटौती एरियर के रूप में काट करके जो भी बिल बने उसमें आपको करनी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं जो पहले बताया था SI के संबंध में कि 1/4/2023 को जिन कार्मिकों की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, यानी कि जो निकट 4-5 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनके SI की कटौती में कोई वृद्धि नहीं होगी। आप करना भी चाहेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि पुरानी कटौती इसकी यथावत रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। और कई बार समस्या ये आती है कि गलती से SI की कटौती कई लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में, जैसे मान लो SI में डिडक्शन पे मैनेजर इसमें पे डिटेल में जाने के बाद में डिडक्ट करना चाहते हैं, SI में चेंज करना चाहते हैं, जैसे 3,000 से 5,000 करना चाहते हैं, तो नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि इसको डिलीट करके दोबारा इसको वापस ऐड कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए फिर आपको जो भी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वह एम्प्लॉय पे डिटेल्स में या बल्क डिटेल्स में वापस ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ट्रेजरी पे लेटर लिख करके अपने जो भी DDO है उनसे लेटर लिख करके आपको ट्रेजरी में भेजना है और वहाँ से आपको SI की डिडक्शन है वो ऐड करवानी पड़ेगी, तभी आपकी SI की कटौती होगी। तो भूल कर भी आप SI की कटौती को आप डिलीट नहीं करें। आप अपडेट नहीं हो रही है, जैसे एम्प्लॉय पे डिटेल्स में अपडेट नहीं हो रही है, तो आप बल्क डिटेल्स में जाकर उसको अपडेट कर लें, लेकिन उसको डिलीट नहीं करें, क्योंकि डिलीट करने के बाद में ट्रेजरी के बिना ये वापस ऐड नहीं हो पाएगी। अगला है कि जिनकी पहली बार SI कटौती हो रही है, वह कार्मिक चाहे तो स्लैब के 1 स्टेज या 2 स्टेज आगे कटौती करवा सकते हैं और उसके अनुसार ही घोषणा पत्र में प्रीमियम की राशि सेलेक्ट करनी है। तो ये तो SI से संबंधित हो गया। मैंने पहले बता दिया कि कार्मिक की जो इसमें जो स्लैब थी, जैसे मान लो इस स्लैब में 30,000 या 35,000 किसी की बेसिक है तो 2,200 तो वो अनिवार्य रूप से कटवाएगा। उसके अलावा 3,000 या 5,000 तक वो अपना स्लैब है वो ले सकता है। इसी तरह से मान लो किसी की जो बेसिक 50,000 है तो उसको अनिवार्य रूप से 3,000 कटौती करवानी है, लेकिन 5,000 या मैक्सिमम 7,000 तक वो कटौती करवा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट आपको चेक करना है वो GPF के संबंध में करना है कि GPF में आपको क्या क्या है ध्यान रखना है। तो GPF की जो स्लैब है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये भी आपके SIPF की साइट पर आपको मिल जाएगा। तो GPF में आपके बेसिक अगर 23,100 तक है तो आपको 1,450 रुपये अनिवार्य रूप से कटवाने हैं। इसमें SI में आपकी फिक्स जो है स्लैब्स है कि आप SI में 5,000 या 7,000 ही करवा सकते हैं। अगर आपका मान लो बेसिक अगर आपका 72,000 तक है तो आपको 3,000 करवाने हैं और अधिक करवाना चाहे तो 5 या 7 फिक्स है। जबकि GPF में न्यूनतम है, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ 23,100 से लेकर 28,500 तक आपका अगर बेसिक है तो 1,650 रुपये आपको अनिवार्य रूप से कटवाने हैं, लेकिन उसकी जगह आप 2,000, 3,000, 5,000 इससे अधिक कितना भी कटवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मान लो 38,501 से लेकर के 51,500 तक किसी का बेसिक है तो 2,850 रुपये इसको GPF के रूप में अनिवार्य रूप से कटाने। अब समस्या यही है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी कार्मिक का जैसे 55,000, 51,500 या मान लो 50,000 था, उसका 2,500 कट रहा था, लेकिन ACP के कारण या अन्य किसी कारण से उसका बेसिक चेंज होकर के 52,000 हो गया, तो 52,000 होते ही ये 51,501 से ये 5वें सीरियल नंबर पे आ जाएगा। तो उसकी कटौती है आपको 2850 नहीं रख करके कम से कम 3575 करनी है और कोशिश ये करें कि थोड़ी ज़्यादा ही रखें ताकि हर साल या बार बार आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़े। हालांकि ये कार्मिक के ऊपर निर्भर है, लेकिन न्यूनतम कटौती है वो DDO को अनिवार्य रूप से करनी है। इसी तरह से 62,000
एक से लेकर 72,000 तक 4200 रुपये, 72,000 एक से लेकर 80,000 तक 4800 रुपये, 80,000 एक से लेकर 1,16,000 तक जिसका भी बेसिक है उसको 6,150 रुपये, और 1,16,000 एक से लेकर के 1,67,000 तक आपको 8,900 रुपये ऐसे के काटने, और 1,67,01 से लेकर के अगर मान लो ज़्यादा अगर बेसिक है तो आपको 10,500 रुपये इसके काटने हैं जीपीएफ की। अगर इससे ज़्यादा कटौती हो रही है तो कोई समस्या नहीं है। अगला एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि प्रोबेशनर्स के लिए भी कुछ आपको जैसे पता होगा कि वित्त विभाग का आदेश आया था कि प्रोबेशनर्स को भी जो भी पुरानी पेंशन योजना में राजस्थान में शामिल किया गया है, तो उनके भी जीपीएफ की जो कटौती है वो फिक्स एक मात्रा के रूप, फिक्स अमाउंट के रूप में करनी है, और वो कटौती उनको मिल रहे बेसिक के आधार पर नहीं करनी, उनका जो पद का जो लेवल है उसके आधार पर करनी है। जैसे थर्ड ग्रेड का कोई शिक्षक है जो L10 या L11 में है, उसकी कटौती 1,100 रुपये करनी है। उसकी कटौती यहाँ जैसे ये कई लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जैसे इसका 28,500 है, 28,500 का इस हिसाब से हो गया कि मान लो यहाँ से ये 1615 कर दे, या 28,500 से अगर ज़्यादा है तो वो 2,100 कर दे। ये कटौती आपको प्रोबेशनर के मामले में नहीं करनी है। प्रोबेशनर के मामले में जो फिक्स पे लेवल पे है, पैट्रिक्स में पे, जो इसमें एक मैं आपको पूरा बता दूं कि ये प्रोबेशनल ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधान नीति के अभिधान की नियत पारिश्रमिक परिश्रम से मासिक कटौती जो भी करनी है, तो वित्त विभाग के संदर्भीय आदेश की निरंतरता में प्रोबेशनर ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए सामान्य प्रावधान नीति हेतु अभिधान की नियत पारिश्रमिक से निम्नानुसार कटौती की जानी है। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, L1 से लेकर L7 तक कोई भी कार्मिक है तो उसकी 700 रुपये करनी है, L8-9 तक करनी है 800 रुपये, और L10 या L11 तक है 1,100 रुपये, L12 से L14 तक 1,400, L15 के 1,800, L16-17 तक 2,100, L18-19 तक 2,400, और L20-21 तक 3,000, L22-23 के लिए 4,500, और L24 के लिए 5,000 रुपये करनी है। और ये 1 जून 2022 को जो भी आदेश था, मई से ये कटौती करनी थी, तो ये पुराना आदेश है, लेकिन प्रोबेशनर्स के लिए आपको कटौती इस आधार पर जीपीएफ की करनी है। अब वो आपको पता होगा कि जीपीएफ 2004 में ही कटौती हो रही है, जो नए कार्मिक 1/1/2004 के बाद में लगे हुए हैं। तो प्रोबेशनर के लिए आपको ये स्लैब काम में लेनी है, और जो सामान्य कार्मिक हैं, पुराने कार्मिक हैं, उनके लिए ये कार्मिक काम में लेनी है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। तो मैंने दोनों आपको बता दी, जीपीएफ एसआई और ये जीपीएफ 2004। अब और क्या चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको पता होगा कि जो भी कार्मिक है उनका टैक्स है वो जैसे फरवरी माह सैलरी के हिसाब से काटना है, तो फरवरी माह लास्ट था, लेकिन किसी कार्मिक ने जितना टैक्स बन रहा था, फरवरी माह की सैलरी एक जैसे बन चुकी है लेकिन टैक्स उसने पूरा नहीं कटवाया है, तो अब ये समस्या डीडीओ की आ सकती है कि वो कार्मिक पूरा टैक्स नहीं कटवाया, तो आप उसको कार्मिक को बोल करके चालान से वो टैक्स है वो जमा करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे जो फोर्थ क्वार्टरली वगैरह है उसकी भी लास्ट तारीख 15 अप्रैल तक 15 मार्च तक जमा करानी पड़ती है। तो आप ये ध्यान रखें कि किसी कार्मिक ने अगर जितना टैक्स बन रहा था वो अगर कम काटा है, हालांकि ये फरवरी तक सारा टैक्स काट लेना था और उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना था पे मैनेजर पे, लेकिन किसी भी कारणवश मान लो किसी की सैलरी नहीं बनी या कोई और कारण से फरवरी तक किसी कार्मिक का जो पूरा टैक्स है वो नहीं कटा है और जल्दबाजी में ऑटो प्रोसेस में सैलरी बन गई है फरवरी की, तो आपको फिर जो चालान से NSDL की साइट पे जा करके चालान बना करके जो भी टैक्स है एडवांस टैक्स के रूप में आपको कार्मिक के द्वारा कार्मिक को कहना है तो वो जमा करवाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा SI के बारे में मैंने बता दिया, GPF के बारे में बता दिया, और जो भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट या फर्स्ट डिक्लेरेशन की जो भी PDF है वो कार्मिक देगा तभी DDO उसको अपडेट करेगा। तो कार्मिकों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो अपनी अगर कोई कटौती करवा रहे हैं तो समय पे उसकी सूचना DDO को दें ताकि वो वहाँ उसमें ऐड कर सकें, एडिट कर सकते हैं, जो भी करना है वो। अब महत्वपूर्ण बात बिलों के संबंध में, तो सामान्य रूप से जो मार्च महीने की सैलरी के बिल है वो अप्रैल माह में जारी होते हैं। अब इस बार ऑटो प्रोसेस है, पुल बजट है, तो पहली बात तो ये है कि आपको बजट की डिमांड करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। पुल बजट है, पूरे राजस्थान का बजट है, वो साथ में जारी होता है। पहले DDO के लेवल के हिसाब से IFMS पे आप बजट चेक भी कर सकते थे और डिमांड भी कर सकते थे साला दर्पण के माध्यम से, लेकिन अब वो सारा प्रोसेस बंद हो चुका है। अब सारा जो है पुल बजट है, तो इसमें आपको कोई बजट की डिमांड वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी बजट अलॉट होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सैलरी के बिल भी अब ऑटो प्रोसेस होते हैं, तो आपको जब भी बिल ऑटो प्रोसेस हो, जब भी बिल प्रोसेस हो जाए, DDO फॉरवर्ड तक आ जाए या आपको चेक करते रहना है, जब भी बिल बन जाए आप तुरंत उसको डाउनलोड करें उसकी कॉपी को, और सारी कटौती आप चेक कर लें, इनकम टैक्स की, SI की, और जो कार्मिक ने कोई बदलाव की बात की है तो वो भी आपको डायरी में जैसे नोट की होगी तो उसको आप एक बार मिलान कर लें, सारे बिल सही है
तब आप उसके सामने ये उसके साथ में ये जो SI और फर्स्ट डिक्लेरेशन वाले की जो भी PDF है और जो एब्सेंटी वाली जो है वो आप उसके साथ में अपलोड कर लें और छोड़ दें, क्योंकि बिल है वो फॉरवर्ड भी आपके द्वारा नहीं होगा। सैलरी बिल जो करंट मंथ का होगा वो ऑटो फॉरवर्ड होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं और आपको रिपोर्ट्स निकाल करके चेक करनी है कि जो भी आपने चेंजेस किए थे वो सही है या नहीं। अगर मान लो उसमें कुछ गड़बड़ है, अपडेट नहीं हुआ है, तो आप उसी बिल को उसी समय जा करके आप उस बिल को रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें एम्प्लॉय की जो बिल चेक करेंगे उसमें रिवर्ट का भी ऑप्शन आता है। अगर कुछ गलती है तो आप उसको तुरंत वहाँ से रिवर्ट कर दें, उसको अपडेट कर दें, उसके बाद में छोड़ दें तो ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। और 1 तारीख अगर निकल चुकी है तो फिर आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालना है ताकि वो बिल है प्रोसेस हो जाए। तो ये पूरी जानकारी थी कि आपको मार्च महीने का सैलरी बिल है ऑटो प्रोसेस जब भी होगा उससे पहले क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की पे मैनेजर से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपकी आ रही है, ज़्यादातर के मैंने वीडियो बना रखे हैं। जैसे आप पर्सनल लॉगिन से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका बिल किस लेवल पे पहुंचा है, बिल एलोकेट हुआ है, DDO फॉरवर्ड हुआ है या ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। SI की फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन आपको कैसे करनी है, अगर आपको एम्प्लॉय पे डिटेल से नहीं होती है तो बल्क डिडक्शन से कैसे करनी है, इसके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो जो भी चीज़ें इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप पहले एक बार वीडियो देख लें, और फिर भी अगर आपके कोई समस्या आ रही है, कोई इशू हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।